अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहरीर से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के बाद मगरबी एशिया के बहरान में कमी आई। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें कम हो गई। हिंदुस्तानी हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने तैयार नहीं, आम आदमी को हुई मायूसी। तेलंगाना काबीना का इजलास पेपरलेस रहा। टैब और इलेक्ट्रॉनिक आलात का किया गया इस्तेमाल, शफाफियत है असल मकसद। इक्कीस जून को नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होने से बच्चा और तलबा की मेहनत ज़ाय न होने दे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की मरकज़ से अपील। मरकज़ी वजीर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा का भी किया मुतालबा। तेलंगाना के वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के मकान पर 28 सितंबर 2024 को ईडी ने छापे मारे। करोड़ों रुपए कहाँ गए? बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं, साबिक़ रियासती वजीर KTR का इल्ज़ाम। कांग्रेस से राहुल गांधी ने राजस्थान के शहर कोटा में तलबा से किया खास खिताब। हिंदुस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम, इमदानी ढांचे और रोज़गार के बहरान पर की शदीद तनकीद। अमेरिका और ईरानी सूदों की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। अमेरिका और ईरान 60 दिन में बातचीत करने और हतमी मुआहदे के लिए हैं पुरअज़्म। और अगर डील न करते तो आबनाए हुर्मुज़ न खुलती और बमबारी हफ्तों या महीनों चलती। G7 ममालिक ईरान से मुआहदा करने पर हैं खुश, ट्रम्प ने किया दावा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के बाद मगरबी एशिया के बहरान में कमी आ गई, जिससे आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में भी कमी आ रही है। ताहम हुकूमत ने हिंद ने वाज़ेह कर दिया कि तेल की आलमी कीमतें कम होने के बावजूद फ़िलहाल मुल्क में ईंधन की कीमतों में फौरी तौर पर कमी मुमकिन नहीं है। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर पेट्रोलियम, कुदरती गैस और सियाहत सुरेश गोपी ने कहा कि हालिया दिनों में फ़ी लीटर तकरीबन ₹3.94 इजाफा किया गया, जिससे आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद फौरी तौर पर वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हुर्मुज़ आबनाए खुलने के बावजूद बहरी ट्रैफिक में दबाव है, जिसके बाद सस्ता खाम तेल मुल्क पहुँचने में वक्त लगेगा। उनके मुताबिक मगरबी एशिया की कशीदगी के दौरान तेल कंपनियाँ मुतासर हुई और मरकज़ को तकरीबन 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इस तरह आम आदमी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और फौरी कीमतों में कमी के आसार ख़त्म हो गए हैं। तेलंगाना काबीना का आज इजलास हुआ। खास बात यह रही कि मीटिंग पेपरलेस रही, यानी सिर्फ टैब और इलेक्ट्रॉनिक आलात का ही इसमें इस्तेमाल किया गया। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत का दावा है कि शफाफियत लाने के मकसद से ये इक़दाम किया गया है। इसे डिजिटल कैबिनेट सिस्टम का नाम भी दिया जा रहा है। तेलंगाना काबीना इजलास से ऐन क़बल डी श्रीधर बाबू, रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमारक को अपने हाथों में टैब थामे देखा जा सकता है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होने की जिम्मेदारी मरकज़ी वजीर धर्मेंद्र प्रधान पर जाती है। जिस राहुल गांधी ने मुतालबा किया, वैसे ही हम भी मुतालबा करते हैं कि वो अपने ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने भी कहा कि 21 जून का पेपर लीक न होने दिया जाए और इसके लिए मरकज़ी हुकूमत तमाम तर ज़रूरी इक़दाम करे। इस देश में लाखों लोगों की भविष्य दिखाने वाला नीट एग्ज़ाम पहले केंद्र सरकार के सही तरीका से मैनेजमेंट नहीं हो पाने से पेपर लीक हुआ। इससे लाखों लोगों का दिल टूट गए थे। उसमें केंद्र सरकार के ऊपर पूरे देश की ख्यात और राहुल गांधी जो छात्रों की दिल की धड़कन, केंद्र मंत्री का रिजिग्नेशन पूछे, बहुत सारे लोग विपक्ष के नेता लोग पूछे, मगर केंद्र सरकार उसकी रिजिग्नेशन नहीं करवाए। फिर अभी 21 तारीख को एग्जाम है। इस बार तो एटलीस्ट केंद्र सरकार फिर लीकेज ना हो ऐसा देखे और बच्चों के साथ नहीं खेले, जिंदगी उसका बर्बाद न करे। और उन बच्चों के लिए राहुल गांधी जितना लड़े इस एग्जाम में उन लोगों की अच्छा हो। और तेलंगाना में भी NSA की तरफ से मुझे रिप्रेजेंटेशन एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का हैसियत में वो लोग 21 तारीख एग्जाम के लिए नीट के लिए जो बच्चे जाते हैं हाल टिकट के मुताबिक से उन लोगों को फ्री बस देने के लिए रिक्वेस्ट किया है। वो डेफिनेटली तेलंगाना सरकार से उस सुविधा देने के लिए हम पॉजिटिव रेस्पॉन्ड कर रहे। और आने वाला दिन में जो राहुल गांधी उठाया मुद्दा, ये पेपर लीकेज का जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करना ही पड़ेगा।
साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने तेलंगाना के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के हवाले से तनक़ीदें की और कहा कि 28 सितंबर 2024 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पी श्रीनिवास रेड्डी के मकान पर छापे मारे। तकरीबन 2 साल हो गए, इस केस का आखिर क्या हुआ, वो सैकड़ों करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए। उन्होंने कहा कि ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी इस पर बयान देने के लिए तैयार है। ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్నా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డిని, అట్లాగే ఇవాళ ఈడీని నడుపుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఏ కారణం చేత 2 ఏళ్లైనా ఎందుకు మరి ఆ రైడ్ మీద ఒక్కటంటే ఒక్క స్టేట్మెంట్ కూడా బయటికి రాలేదు? ఎందుకు మంత్రి గారి మీద కేసు ఒకటి కాదు 2 కాదు, నేను ఒకటే మాట అడుగుతా ఉన్నా. అక్కడ మీరు చూశారు ఇందాక సెప్టెంబర్ 28, 2024 సెప్టెంబర్ 28, 2024 అంటే ఇంకో 4 నెలలు అయితే 2 సంవత్సరాలు గడిచిపోతుంది. ఈడీ వచ్చి పొంగులేటి గారి మీద రైడ్ చేసింది. ఇప్పుడే మీరు చూశారు ఆ వీడియోలో, అది మనం తయారు చేసింది కాదు, టీవీల వాళ్ళు. నోట్ల కట్టలు లెక్కబెట్టే మెషిన్లు ఒకటి కాదు 3 మెషిన్లు లోపలికి తీసుకెళ్తున్నారు సిఆర్పీఎఫ్ బలగాలు అని. 2 ఏళ్లు కావస్తుంది కదా, ఏమైంది మరి ఆ కేసు? ఎక్కడ పోయినాయి 100 కోట్లు? దొరికిన 100 కోట్లు చెప్పగలరా ఎవరన్నా? ఎక్కడ పోయింది? ఇటు బీజేపీ వాడు మాట్లాడాడు, అటు కాంగ్రెస్ వాడు మాట్లాడాడు, అటు ఈడీ వాడు కనీసం ఒక స్టేట్మెంట్ కాదు, ఒక ట్విట్టర్ లో ఒక ట్వీట్ కూడా పెట్టాడు. ఎందుకు మరి ఏం జరుగుతా ఉంది? हाल ही में BRS पार्टी में शामिल हुए जीवन रेड्डी ने किसानों को पेश आ रही मुश्किलात पर मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की मुश्किलात कम करने कांग्रेस की रियासती हुकूमत कोई इक़दामात नहीं कर रही है। उन्होंने अपील की किसानों को राहत पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर तमाम ज़रूरी कदम उठाए जाएं। ఇప్పుడు ప్రభుత్వం పేర్కొని ఏదైతే కొత్తగా 7 రకాలు గుర్తిస్తున్నామని చెప్పని అంటుందో, 7 రకాలు ఏదైతుందో కేవలం 20 క్వింటల్ మాత్రమే సరాసరి వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. ఎందుకు? దానికి చీడ పురుగు ఆశించేటువంటి అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. దానికి ఈ పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువగా వాడాల్సి వస్తుంది, దీర్ఘకాల పంట, ఇవన్నీ కూడా మనం పరిగణలో తీసుకోవాలి. అంటే 20కి 30 వ్యత్యాసం అయితే 10 క్వింటల్లే. ది అదర్ వెరైటీస్ అర్లియర్ పబ్లిష్డే 33 రకాలు ఏవైతున్నాయో 7 రకాలు పోతే మిగతా రకాలు ఉన్నాయి కదనే, ఆ 26 రకాలు ఉన్నాయి కదా, ఇంక 26 రకాలు అవి దాదాపు 30 క్వింటల్ వస్తాయి. 30 క్వింటల్కి 20 క్వింటల్ మధ్య వ్యత్యాసం 10 క్వింటల్. 10 క్వింటల్ అంటే ప్రభుత్వం మద్దతు ధర మనం లెక్కకు తీసుకుంటే 2470 రూపాయలు ఎంత ఉన్నది ఇప్పుడు. 2470 రూపాయలు అని చెప్పంటే ఇంటూ 10 24,700 రూపాయలు. 24,700 రూపాయల విలువ గల దిగుబడి తగ్గే అవకాశం ఉంది. అంటే రైతుకు మేలు ఏది లాభసాటి చెప్తున్నారా, లేక మీ బాధ్యత తప్పించుకోవడానికి? ఇలా ప్రభుత్వం ప్రొక్యూర్మెంట్ బాధ్యత తప్పించుకోవడానికి కొరకు అంటున్నాను. ధాన్యం సేకరణ బాధ్యత తప్పించుకోవడానికి కొరకు వీళ్ళ మార్కెట్ డిమాండే వరి ధాన్యాన్ని మాత్రమే సాగు చేయండి అని చెప్పంటే, వీళ్ళ ప్రభుత్వం దాన్ని సేకరించే బాధ్యత లేకుండా మార్కెట్లోనే మీరు అమ్ముకోవచ్చు. మీదే అది ఏదైతుందో మార్కెట్ డిమాండ్ ఎట్టుంటుందో మేము చెప్పలేం. మరి ప్రభుత్వం దాన్ని సేకరించాలని చెప్పంటే ప్రభుత్వం మీద బాధ్యత పడుతుంది. शदीद गर्मी, बारिश में ताख़ीर और खुशहाली जैसे हालात को देखते हुए आइडियल यूथ मूवमेंट वरंगल के ज़र-ए-तमाम 20 जून बरोज़ हफ्ता सुबह 7:30 बजे मठवाड़ा ईदगाह वरंगल में नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया जाएगा। आइडियल यूथ मूवमेंट के ज़िम्मेदार सैयद निज़ामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मौजूदा हालात में हमें इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की जानिब रुजू करने, तौबा इस्तिग़फ़ार करने और बारान रहमत के लिए दुआओं की ज़रूरत है। उन्होंने वरंगल, हनमकुंडा और खाजीपेट के अवाम ख़ासतौर पर मुसलमानों से अपील की कि वो कसीर तादाद में नमाज इस्तिस्क़ा में शिरकत करें और दुआएं करें। इस मौके पर आइडियल यूथ मूवमेंट के ज़िम्मेदारान शेख खलील रब्बानी, मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद अतीक भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइडियल यूथ मूवमेंट की जानिब से आज हमारे शहर में शदीद गर्मी और बारिश की ताख़ीर की वजह से ऐसे नाजुक वक्त में हमें सिर्फ असबाब ही नहीं बल्कि अपने रब की तरफ भी रुजू होना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह से दुआ नहीं मांगते अल्लाह उन पर अज़ाब नाज़िल फरमाता है। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बारिश की ज़रूरत पेश आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ईदगाह तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और 2 रकात नमाज इस्तिस्का अदा करी। तो इसी सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए हमने आइडियल यूथ मूवमेंट तमाम वरंगल, हरमकुंडा और खाजीपेट के अहले इस्लाम और आजिज़ाना अपील करता है कि 20 जून 2026 बरोज़ हफ्ता सुबह 7:30 बजे ईदगाह मठवाड़ा में मुनक़िद होने वाली नमाज इस्तिस्का में कसीर तादाद में शिरकत करें। आइए अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ और दोस्त अहबाब के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाथ फैलाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और बाराने रहमत की दुआ करें। क्या पता अल्लाह ताला हमारी इज्तिमाई दुआओं को कबूल करेगा और हमारे शहर पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें और मिलकर अल्लाह ताला से बारिश, रहमत और मग़फ़िरत तलब करें। आइडियल यूथ मूवमेंट के ज़िम्मेदार मैं सैयद निज़ामुद्दीन और हमारे और एक ज़िम्मेदार मोहम्मद खलील रब्बानी और मोहम्मद अतीक़ साहब और मोहम्मद शहबाज साहब भी इस नमाज का एहतमाम करेंगे और वहाँ पे हाज़िरीन का इस्तकबाल करेंगे। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि इज्तिमाई नमाज इस्तिस्का में शिरकत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासत केरला से मुहर्रम के जुलूस के लिए हाथी को हैदराबाद ला लिया गया है। मुहर्रम के जुलूस और उससे जुड़े दीगर उमूर के इंतजामात के हवाले से रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने मीडिया से बातचीत की। शहर हैदराबाद में 45 फूड आउटलेट्स और 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर टास्क फोर्स टीमों ने धावे किए और मिलावट वाले नाकिस पनीर की तैयारी के पर्दे फाश किए हैं। 825 किलोग्राम पनीर भी जब्त कर लिया गया। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अहदेदारान ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। हमारे एच-5 टीम ने, हैदराबाद फूड अडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम ने लास्ट 2 दिन से पूरा हैदराबाद सिटी में ये मल्टीपल डेयरी रिटेल आउटलेट, होलसेलर और कुछ पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर रेड किया है, इंस्पेक्शन किया है। इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट में जो रिटेल शॉप वाले हैं, कुछ लोग मिस ब्रांडिंग करके, कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग करके पनीर मार्केट में बेच रहे हैं। मार्केट में 2 टाइप का पनीर होता है। एक मलाई पनीर जो पूरा मिल्क और मिल्क फैट से बनाया जाता है और सेकंड चीज एनालॉग पनीर होता है जिसमें मिल्क फैट को रिप्लेस करके वेजिटेबल पाम ऑयल फैट से बनाते हैं। दोनों भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से अलाउड है, बट उसमें डिफरेंस ये रहता है कि मिल्क और मिल्क फैट से बनाया हुआ पनीर में न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहता है, इसका प्राइस भी ज्यादा रहता है। 450 से 500 रुपए केजी के आसपास इसका प्राइस रहता है। और दूसरा जो पनीर रहता है वो चीज एनालॉग पनीर, ये मिल्क फैट को रिप्लेस करके वेजिटेबल फैट पाम ऑयल से बनाते हैं। इसका प्राइस मार्केट में 300 टू 320 रुपीज पर केजी होता है। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज थोड़े से अलग रहते हैं, फैट परसेंटेज अलग रहता है, प्रोटीन कम रहता है। तो ये दोनों भी फूड सेफ्टी के हिसाब से अलाउड है, बट हम जब रिटेल शॉप में जाता है या फिर कंज्यूमर रिटेल शॉप में जाते हैं तब कंज्यूमर सिंपली पनीर पूछते हैं। तो पनीर पूछने के टाइम पे ये रिटेल शॉप वाले ये चीज एनालॉग पनीर और ये मलाई पनीर का डिफरेंस बिना बताए डायरेक्टली चीज एनालॉग पनीर लूज में बेचते हैं। तो ये आज हमारे एच-5 के टीम के साइड से पूरा ये जो रिटेल शॉप वाले थे उनको यहाँ पे हमने बुला के उनके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन बताया। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो पनीर और चीज एनालॉग में क्या डिफरेंस है, वो भी उनको डिटेल में बताया गया है। आप सभी को पता है कि पूरा डेयरी शॉप के ऊपर एक बोर्ड रहता है, उसमें लिखा होता है पनीर, खोवा, मलाई, मिल्क, पेरगू, ऐसे अलग अलग लिखा हुआ होता है। तो उसमें हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप अभी चीज एनालॉग और पनीर सेपरेटली मेंशन कीजिए, दोनों का प्राइस सेपरेटली मेंशन करो। जैसे कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो उसको चीज एनालॉग पनीर और पनीर के बीच में डिफरेंस पता चले और वो अपने चॉइस के हिसाब से उसको परचेज करे। दोनों भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से अलाउड है, बट कंज्यूमर अपने चॉइस से परचेज करने के लिए ये कंज्यूमर का राइट है कि वो क्या परचेज कर रहा है। तो इसी वजह से ये आज पूरा अवेयरनेस कैंपेन रखा है। पब्लिक को भी, आप सबके मीडिया मित्र के तरफ से भी मैं पब्लिक से भी एक गुजारिश करता हूँ, आप भी जब ऐसे डेयरी प्रोडक्ट शॉप में जाते हैं तो आप वहां से पूछे ये चीज एनालॉग पनीर है या मलाई पनीर है, उसमें प्राइस डिफरेंस होता है
फिर आपके चॉइस के हिसाब से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये पब्लिक के भी अवेयरनेस के लिए आज हमने मीडिया मित्र को सभी को बुलाया था, और कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन ऐसे भी थे। शहर हैदराबाद के इलाके एनएमडीसी मासाब टैंक के मेन रोड पर मुसलसल ड्रेनेज का पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में मसाइल का सामना है। मुकामी अवाम ने हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेक से रब्ता किया और कहा कि बल्दी हुकाम या अवामी नुमाइंदे इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं और मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद ने अपील की कि बल्दी हुकाम फौरी इस जानिब तवज्जो दें ताकि अवाम की मुश्किलात कम की जा सकें। और भाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। राजस्थान के शहर कोटा में तलबा के साथ एक खास प्रोग्राम से खिताब में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम, इम्तिहानी ढांचे और रोज़गार के बहरान पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम सियासी नहीं बल्कि नौजवानों के मुस्तक़बिल और उनके मसाइल पर बातचीत के लिए मुनक़िद किया गया और इसका मकसद तलबा की आवाज़ को सामने लाना है। राहुल ने कहा कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुल्क भर में हज़ारों नौजवानों से मुलाकातें कर चुके हैं और उनसे उनके मुस्तक़बिल के मनसूबों के बारे में बातचीत की गई। उनके मुताबिक ज़्यादातर नौजवानों के जवाब चंद मखसूस पेशों तक महदूद थे, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिविल सर्विसेज और मुसल्लह अफवाज शामिल थी। उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम नौजवानों को सिर्फ चंद रास्तों तक महदूद करता है, जबकि उनमें बहुत से नौजवान दरहकीकत मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियत आजमाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम की एक बड़ी खामी ये भी है कि वो नौजवानों के असल ख्वाबों और दिलचस्पियों को अहमियत नहीं देता। Young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed. And India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर, कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे ये देखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है। देखिए आपने ये चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है, आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no other student, no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based on data, and I'm absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation
that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I'm going to say here because it is the truth, 100% the truth. कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि हम मानसून सेशन के लिए तैयार हैं। हुकूमत के लिए बात हतकामेज रही कि दस्तूरी तरमीम के बिल को पास नहीं करवाया जा सका। आइए देखते हैं जयराम रमेश का ये बयान। हम मानसून सत्र के लिए तैयार हैं, हम विशेष सत्र के लिए तैयार हैं। 362 इनको मिलना असंभव है। आखिरी सवाल पूछूंगा सर आपसे मैं ये कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये विपक्ष के ऊपर एक मनोबल कमजोर करने का प्रहार हो रहा है की कोशिश हो रही है। हम नहीं जो है देखिए, मनोबल कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लुभा रहे हैं। कई तरीके होते हैं लुभाने के लिए, मैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कई तरीके अपना रहे हैं लुभाने के लिए, इंसेंटिव दे रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग स्कीम होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के अलग अलग स्कीम होते हैं ग्राहकों के लिए, निवेशकों के लिए, ऐसे ही सांसदों के लिए अलग अलग स्कीम अपना रहे हैं। वो स्वयंभू चाणक्य ही जाने, पर संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। 2/3 बहुमत चाहते हैं, बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूं, बार बार दोहराता हूं, 12 साल में पहली बार लोकसभा में बेइज्जती हुई प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, मोदी सरकार की। संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं कर पाए। आप लोग बड़ा दल हैं इंडिया ब्लॉक के, आप कैसे संरक्षण देंगे और कैसे इस चीज को रोकेंगे? आप हम लोग लगे हुए हैं, सारे पार्टियों के साथ हम संपर्क में हैं, रोज हम भी संपर्क में हैं। हम हेडलाइन बनाते नहीं हैं, चुपचाप हम काम करते हैं। 16 और 17 तारीख को भी हमने चुपचाप काम किया और चुपचाप तरीके से हमको 2/3 बहुमत मिलने को हमने जो हमने प्रयास की, उनको 2/3 बहुमत नहीं मिली। तो हमने भी प्रयास की, चुपचाप तरीके से हमने प्रयास की। 6-7 दिन हमने प्रयास की, बैठकें हुई, कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक बुलाई, एलओपी लोकसभा ने बैठक बुलाई, सबसे बातचीत की, सभी दलों के नेताओं से बातचीत की, सांसदों को ब्रीफ किया गया, सांसदों को पूरी जानकारी दी गई कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये परिसीमन बिल है। और परिसीमन ये खतरनाक तरीके से पेश कर रहे हैं संसद में और झूठ बोल रहे हैं, गलतफहमी फैला रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे, लगे रहे हैं। मनोबल हमारा कमजोर नहीं है, हालांकि लगे हुए हैं स्वयंभू चाणक्य। अमेरिका और ईरानी सुदूर की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। दस्तखत ऐसे वक्त पर हुए जब स्विट्जरलैंड में 19 जून को अमेरिकी और ईरानी नुमाइंदों की मीटिंग तय है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाहर खलीबाफ और अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस दोनों को स्विट्जरलैंड में इस तकरीब में शिरकत करना था, लेकिन अब यह वाज़ेह नहीं कि यह तकरीब होगी या नहीं। मुआहदे के मुताबिक अमेरिका और ईरान 60 दिन में बातचीत करने और हतमी मुआहदे के लिए पुरज़म है। इस दस्तावेज़ के 3 अहम नुकात नुमायाँ हैं। सबसे पहले जौहरी मसले पर सीनियर अमेरिकी हुकाम ने कहा कि ईरान ने जौहरी हथियार न बनाने या हासिल करने का अहद किया है। फरवरी में जंग होने के बाद से ट्रंप ने डील तक पहुंचने के लिए इसे पहली और अव्वलीन शर्त करार दिया था। दूसरा, आबना हरमुज किले के मामले पर अमेरिकी हुकाम का कहना है कि 60 दिनों तक वहां से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से कोई टोल वसूल नहीं किया जाएगा। इसके बाद ईरान और पड़ोसी ममालिक को बातचीत करना है कि इस मसले को कैसे निपटा जाए। तीसरा, $300 बिलियन का मुतनाज़ा ईरान तामीर नौ का फंड है। ट्रंप ने पहले इसकी रिपोर्टों को जाली खबरों के तौर पर पेश किया, लेकिन फंड मुआहदे के मतन में शामिल किया गया है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने G7 इजलास के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर डील न करते तो आबना हुर्मुज़ न खुलती और बमबारी हफ्तों या महीनों जारी रहती। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब डील हो गई और तेल की कीमतें गिर रही हैं, आबना हुर्मुज़ खुलने जा रही है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की बहरिया, फ़िज़ाइया सब तबाह हो चुकी, ईरान की क़यादत ख़त्म हो चुकी, ईरान में रिजिम चेंज हो गई है, नई क़यादत आ गई है जो स्मार्ट है। ट्रंप ने कहा कि G7 ममालिक से ईरान मुआहदे की तफसीलात पर बात हुई। G7 ममालिक खुश हैं कि हमने ईरान से मुआहदा कर लिया, किसी भी मुल्क ने बमबारी जारी रखने का नहीं कहा। ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और कतर ने काफ़ी काम किया।
ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हवाले से कहा कि नेतन्याहू से लेबनान के मामले पर इख्तिलाफ है। इसराइल हिजबुल्लाह के मामले में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता था। नेतन्याहू बाज़ औक़ात कुछ जज्बाती होते हैं, लेकिन वो एक अच्छे साथी रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि मुफाहमती याददाश्त की एक कॉपी इसराइल को भेजी गई। ईरान राज़ी है कि वह जौहरी हथियार न बनाएगा और न हासिल करेगा। ईरान को जौहरी हथियारों के उसूल से रुककर पूरी दुनिया को उन्होंने तबाही से बचाया है। जौहरी ज़ख़ायर से मुताल्लिक़ तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। हम ईरान से अफज़ूदा जौहरी मवाद निकाल कर इसे नाकारा बना देंगे। And this meeting could not have come at a better time. On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. The past 2 days have provided a chance to discuss the details of this historic agreement with many of our closest friends and allies, including the G7 nations and many presidents and prime ministers, as you saw. Prime Minister Modi was here. We had a long talk. He's a great guy. They are thrilled that we made a deal, every one of them. There's not one nation that came to us and said, please, sir, keep dropping bombs on them. Please keep dropping bombs. The stupid people say that. Those last 2 days were brutal. $200 million worth of bombs. And, you know, it is expensive too, by the way, aside from everything else. And they knew I was coming for a third night. We informed them we're coming for a third night. They didn't have their Navy, it's sunk. They didn't have their Air Force, it's gone, not one plane. They didn't have anti-aircraft equipment, so we got free reign. They didn't have their leaders. But they have a new group of leaders that I think is, actually, I think they're smarter. I think they're very smart. I think they're far less radicalized. And I think they're really good. They love their country. You know, you talk about regime change, nobody will say that, but I guess that's, look, their one set of leaders is all gone. Their second set of leaders is all gone. Their third set of leaders a little bit gone, but for the most part, and frankly, I think that's regime change. I think they're going to behave much differently. I think they see a different way of life that they were never exposed to. So the one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened. But all I know is every time we talked about the possibility of peace, the stock market shot up like a rocket ship. It never went down. They didn't like it. The people, you know, the stock market is more brilliant than anybody there is, including the people on the stage, other than me, of course. Let's see. I don't know. What do you think, Scott? Is the stock market more brilliant than you? No, sir. Oh, that's a terrible statement. All right. The stock market is quite brilliant. And every time we said something amazing, like we're going to settle, it would go up. And every time we said something negative, like, guess what, we're not going to be able to settle, it would go down very big, Peter, right? Very, very big. Tells you something. And I get... और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के बाद मगरबी एशिया के बहरान में कमी आई। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें कम हो गई। हिंदुस्तानी हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने तैयार नहीं, आम आदमी को हुई मायूसी। तेलंगाना काबीना का इजलास पेपरलेस रहा। टैब और इलेक्ट्रॉनिक आलात का किया गया इस्तेमाल, शफाफियत है असल मकसद। 21 जून को नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होने से बच्चा और तलबा की मेहनत ज़ाय न होने दे। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर की मरकज़ से अपील। मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा का भी किया मुतालबा। तेलंगाना के वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी के मकान पर 28 सितंबर 2024 को ईडी ने छापे मारे। करोड़ों रुपए कहाँ गए? बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं।
साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का इल्ज़ाम। कांग्रेस से राहुल गांधी ने राजस्थान के शरकोटा में तलबा से किया खास खिताब। हिंदुस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम, इम्दानी ढांचे और रोज़गार के बहरान पर की शदीद तनकीद। अमेरिका और ईरानी सदूर की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। अमेरिका और ईरान 60 दिन में बातचीत करने और हतमी मुआहदे के लिए हैं पुरअज़्म। और अगर डील न करते तो आबनाए हुर्मुज़ न खुलती और बमबारी हफ्तों या महीनों चलती। G7 ममालिक ईरान से मुआहदा करने पर हैं खुश, ट्रम्प ने किया दावा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।